प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि नीट 2025 के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस क्रम में हमने शुरू के 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो 51 क्वेश्चन पर आते हैं। 51 क्वेश्चन अगेन क्या है? मैचिंग क्वेश्चन है। तो मैचिंग क्वेश्चन में देखो, स्क्यूटुलम किसके साथ मैच होगा? स्क्यूटुलम मैच होगा मोनोकॉट के सीड के साथ, कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट का जो सीड होता है उसमें कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं? स्क्यूटुलम कहते हैं। ये परसिस्टेंट न्यूसिलस है। परसिस्टेंट न्यूसिलस किसको हम बोलते हैं? परसिस्टेंट न्यूसिलस परसिस्ट करता है किसमें? ये परसिस्ट करता है पेरिस्पर्मिक सीड में, है ना। पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जांपल्स हैं ये, जिसमें न्यूसिलस जैसे ब्लैक पेपर हो गया, है ना, बीट हो गया। नॉन एल्बुमिनस सीड किसके साथ मैच होगा? नॉन एल्बुमिनस सीड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को कहते हैं। डाइकॉट के सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये ग्राउंड नट के साथ मैच होगा। और एक टर्म और है एपीब्लास्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे अभी हमने देखा कि जो मोनोकॉट के सीड होते हैं, वो मोनोकॉट के सीड में एक ही कॉटिलेडन होता है। तो दूसरा जो कॉटिलेडन होता है वो एपीब्लास्ट के रूप में परसिस्ट करता है। तो एपीब्लास्ट किसके साथ होगा? रूडिमेंट्री कॉटिलेडन के साथ। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो उसमें एपीब्लास्ट मार्क भी कर रखा है मोनोकॉट सीट के साथ। तो सी मार्क होगा किसके साथ? फोर्थ के साथ। तो 51 का क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा ए। ठीक है, अब आते हैं 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 अगेन एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेड। ये स्टेटमेंट सही है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेड, क्योंकि कॉर्डेड कहने के लिए उसमें नोटोकॉर्ड का होना जरूरी है। तो सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों नहीं है सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट? क्यों नहीं है? क्योंकि सारे कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। और यही रीजन भी लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से एक दूसरे को, एसर्शन और रीजन जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आते हैं 53 क्वेश्चन कि यहाँ पर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें देखो कि ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट एंड टू हैवी चेन। ये स्टेटमेंट सही है, हमें नोट को पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये दोनों जो चैन होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दूसरा है एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फॉर्म लोकेटेड एट सी टर्मिनल। आप इस तरह के डायग्राम देखते हो ना, ये इस तरह के जो डायग्राम देखते हो, तो ये वाला जो रीजन होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट वो इधर होता है। तो इसको हम एन टर्मिनल कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? सी टर्मिनल। एन का मतलब जहाँ पर एमाइनो ग्रुप होगा और सी का मतलब जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट में एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये एन टर्मिनल पर होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा, सी। ठीक है, आते हैं 54 पर। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये होगा इसका आंसर। क्यों होगा इसका आंसर? ये कि जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है। ठीक है, अब कोई मैसेंजर आरएनए है ना, इस पर कोडेड सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो ये ट्रांसलेट होगा तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। लेकिन हमें इस मैसेंजर आरएनए को एक्सप्रेस नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा मैसेंजर आरएनए इसके साथ जोड़ देंगे, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो ट्रांसलेट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 55 55 क्वेश्चन, यहाँ पर देख लो दो जीन है ना, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो पूछे, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1। तो ये हो गया।
56 क्वेश्चन हिस्टोन के बारे में पूछे। हिस्टोन का इंपॉर्टेंस क्या है, आपने पढ़ा होगा, डीएनए की जो पैकिंग करते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, और बेसिक अमाइनो एसिड इसमें कौन है, अर्जिनिन एंड लाइसिन। ये होगा आंसर। 57 फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मिनार कहते हैं। मेनोपॉज जो है वो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं। ये दोनों ही टर्म एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं। 58 क्वेश्चन अगेन मैचिंग है, और एक तरफ ऑर्गेन का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उसके हॉर्मोन्स के बारे में। तो हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्ट से ये वाला हार्मोन निकलता है, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, एएनएफ, है ना। इसको एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर भी कहते हैं, या एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड भी कहते हैं। किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है, एरिथ्रोपोइटिन। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, जो आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से सेक्रेटिन, इट वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। और एडिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्ट्रॉन। तो एल्डोस्ट्रॉन जो होता है बेटा, उसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। ये हमारे ब्लड में सोडियम आयन को क्या करता है, रिटेन करता है। ये हमारे बॉडी में सोडियम आयन को रिटेन करता है। तो इसका मैचिंग करोगे तो आंसर बनेगा डी। 59 प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम। जब आप एंजाइम चैप्टर पढ़ते हो ना, तो आखिर में एंजाइम के लास्ट में एक पूरा का पूरा सेक्शन दे रखा है कोफैक्टर के बारे में। तो ऐसा होता है कि एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक ऐसा एंजाइम खाली जिसमें प्रोटीन, और एक ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन के साथ कुछ दूसरे नॉन प्रोटीन पार्ट भी। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट लगा होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं, और जो प्रोटीन पार्ट होता है कंजुगेट एंजाइम का, उसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम इज प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, जो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही हो सकता है। ठीक है। 60 क्वेश्चन, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन, इकोसिस्टम का क्वेश्चन, कि व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का जो यूनिट है उसको हम दो टर्म में लेते हैं। एक तो वेट के टर्म में, वेट के टर्म में मेजर करेंगे तो ग्राम आएगा, और कैलोरी के टर्म में भी हम इसको एनर्जी के टर्म में मेजर करेंगे तो किलो कैलोरी आएगा। अब वो देखोगे कि किलो कैलोरी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हम ये वाला आंसर सही है। क्यों है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर किसी में नहीं दे रखा है। उसी तरह से ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता तो वो भी सही हो सकता था, लेकिन वो नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 4, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट है, पोटैटो स्टेम है। तो ओरिजिन वाइज तो दोनों अलग हो गए, लेकिन फंक्शन वाइज तो दोनों सेम है, दोनों स्टार्च को स्टोर करता है। तो ओरिजिन अलग हो और फंक्शन सेम करे तो वो एनालॉजी कहलाता है। और एनालॉजी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो आंसर होगा ए, कन्वर्जेंट। क्यों, दो अनरिलेटेड ग्रुप में सेम एडेप्टेशन हो तो उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। तो अनरिलेटेड कैसे हो गया, क्योंकि एक रूट है और एक स्टेम है, लेकिन दोनों ही तो स्टार्च को स्टोर करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनालॉजी एंड कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 62 पर, ये पेडिग्री का क्वेश्चन है, और ये दिख रहा है, चार्ट से ही दिख रहा है कि ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, क्योंकि ये डॉट्स जो दिख रखे हैं ना, डॉट्स जो दिख रखे हैं, ये पेडिग्री में जो डॉट्स होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वाले सवाल में ये पूछा गया है कि विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज बीइंग अ कैरियर एज इन F3 जनरेशन। तो F3 जनरेशन ये है, इसमें हमें ट्रेस करना है, इससे सेकेंड जनरेशन से। तो देखो कि इस तरह से हम बना लें, ये फीमेल है, सर्कल वाला फीमेल होता है। तो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XX, और एक्सेस जब गैमीट में कन्वर्ट होगा तो कैरियर है ना,
तो एक पर हम डॉट लगा देते हैं जिस पर वो ट्रेट है, और दूसरा नॉर्मल जीन है, और मेल दोनों अफेक्टेड हैं। तो मेल सेक्स लिंक्ड ट्रेट में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उस पर हमने डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब है मेल अफेक्टेड है और ये फीमेल जो है वो कैरियर है। ठीक है, अब क्रॉस करा के देख लें, क्रॉस करा के देख लें तो ये एक्स एक्स, ये अफेक्टेड फीमेल होगी, ये अफेक्टेड मेल होंगे, ये कैरियर फीमेल होगी, और ये नॉर्मल मेल होगा। ये होगा आंसर। तो क्योंकि पूछा है कि हैज द डिजीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन इन एवरी जनरेशन, कैरियर है वो, लेकिन वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं होगा उसमें, वो डिजीज नहीं है, तो ना कैरियर है। तो कैरियर चार में से एक क्या है, कैरियर है। ये तो कैरियर नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो मेल तो अफेक्टेड होते हैं हमेशा सेक्स लिंक्ड ट्रेट में। तो चार में से एक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगेन एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये टेप्टम के बारे में है। The cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। ये स्टेटमेंट सही है। ये पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है इसमें। और दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेप्टम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपमेंट। ये भी स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि एक सेल में यदि न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है कि हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड टू फॉर्म द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट को एंजियोस्पर्म में क्या हम बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। और एम्ब्रियो सैक का में कितने सेल्स होते हैं, 8। न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है 8, सेल होता है 7, 7 न्यूक्लियस। तो इसके लिए पूछा है कि कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस की जरूरत होगी। तो मियोसिस जो होता है बेटा, प्लांट में जो मियोसिस होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है। तो स्पोर एक जो मेगा स्पोर मदर सेल है, एक मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तो 4 माइक्रोस्पोर बनेगा, 4 मेगा स्पोर बनेगा। तो 4 मेगा स्पोर में 3 क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है और एक परसिस्ट करता है। तो मियोसिस तो एक ही हुआ ना। अब एक मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर है, और उससे कितने सेल्स बनने हैं, कितने न्यूक्लियस बनने हैं, उससे न्यूक्लियस बनने हैं 8। तो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, और तीसरे माइटोसिस से 8 बन जाएगा। तो मियोसिस तो एक होगा, लेकिन माइटोसिस कितना होगा, 3 होगा। 3 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस। आते हैं 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और बायलेटरल सिमेट्री शो करने वाला एक ही इसमें एग्जाम्पल है पी। बाकी सब में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होता है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का क्या मतलब होता है, जिसमें रेडियल सिमेट्री। तो पी जो है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। क्यों जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, क्योंकि उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। और 66 में प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पूछा गया है कि इसमें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को आपको बताना है। तो थाइमस और बोन मैरो ये तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं। बाकी तीनों जो है, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, पेयर्स पैचेज हो गया, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, ये पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज होता। तो पेयर्स पैचेज ये हेनबेंटी कैनाल में लिम्फॉइड ऑर्गन को बोलते हैं। तो कौन कौन सा आंसर हो गया, CDNE, ये वाला। ठीक है, अब आते हैं 67। ये अगेन स्टेटमेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट है कि एनटीए क्या आंसर देती है, इस पर देखना पड़ेगा। बट अपने हिसाब से यदि हम देखें, मैं अपने हिसाब से देखूं तो फिग ट्री जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है,
एज इट हैज encloses fig wasp in it। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। फिग फ्रूट इज फ्रूट वेजिटेरियन कैसे, नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं? इसको नॉन वेजिटेरियन इसलिए बोला गया शायद क्योंकि इसके अंदर फिग वॉस्प होता है, लेकिन फिग वॉस्प को ना ये फ्रूट पूरी तरह से मेटाबलाइज कर लेता है। तो कोई आदमी जब फिग फ्रूट को खाएगा तो उसमें वो नहीं रहेगा, तो वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होकर के वो वेजिटेरियन फ्रूट हो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत इसलिए है कि इसका जो पॉलिनेशन होता है फ्रूट के अंदर नहीं होता, फ्लावर के अंदर होता है पॉलिनेशन। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर? जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है और ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े। ये क्रोमोसोम मेटाफेज में कहाँ पर होता है, इक्वेटर पर होता है। नहीं, स्पिंडल फाइबर क्यों बनते हैं? स्पिंडल फाइबर बनते हैं क्रोमोसोम को इक्वेटर से पोल पर ले जाने के लिए। ठीक है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम। ये सेपरेट करके इक्वेटर से किधर लेके जाता है, पोल पर लेके जाता है। ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है और एंजियोस्पर्म ये दोनों सीड प्लांट, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उनके सीड्स नेकेड होते हैं, मतलब वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं बनता। क्यों नहीं बनता जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स? जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें फ्लावर नहीं होता। क्योंकि फ्लावर का जो ओवरी है ना वो मॉडिफाई हो जाता है किसमें, फ्रूट में। तो सीड तो होगा क्योंकि ओव्यूल होता है इसमें, सीड मॉडिफिकेशन है ओव्यूल का, लेकिन फ्रूट्स नहीं होंगे इसमें। 70 70 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स। एडिना के एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है उनके हार्मोन दो होते हैं, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन के फंक्शन के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, कि कौन फंक्शन है और नहीं है। तो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन का फंक्शन जो पहला दे रखा है कि इट कॉजेज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये गलत है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता, प्यूपिल को डायलेट करता है ना। प्यूपिल को लाइट होल है आई के अंदर, उसको वो डायलेट करता है, तो ये गलत हो गया। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये सही है, ये ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। इट कॉजेज पाइलो इरेक्शन, ये भी सही है। पाइलो इरेक्शन का मतलब क्या होता है, गूस गूस फ्लेस या गूस बम जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में ऐसा होता है। एंड इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब है कि ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। कार्डियक आउटपुट को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा करके और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा करके। तो लास्ट वाले बी सी डी ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला वाला जो है गलत है। वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता, वो डायलेशन करता है। ठीक है, अगेन मैचिंग क्वेश्चन है, नो मैचिंग नहीं है। 71 क्वेश्चन की वाई इंसुलिन इज नॉट गिवन ओरली। भाई इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रोटीन है, और प्रोटीन को यदि हम एलिमेंट्री कैनाल के रूट से लेंगे तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन जो देते हैं वो इंजेक्ट करा के देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इट विल बी डाइजेस्ट, नहीं सेकेंड वन, इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत सारे एंजाइम्स हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, जो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। 72 मैचिंग क्वेश्चन, टेरिडोफाइट सेल्वेनिया एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट पॉलीट्रैकम, ये सारे एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी बुक में दिए हुए। एंजियोस्पर्म ये लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है जिंको, और जिम्नोस्पर्म सेल्विया। ये मैच हो गया। अब इसके मैचिंग को देख लो कि किसके साथ मैच होगा। ये मैच होगा, ये बी के साथ मैच होगा।
73 में हु प्रपोज दैट जेनेटिक कोड ऑफ एमाइनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये गैमो ने किया था। गैमो ने प्रूफ नहीं किया था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जब ये खोज हो रही थी कि जेनेटिक कोड 1 लेटर का होना चाहिए, 2 लेटर का होना चाहिए, 3 लेटर का होना चाहिए, तो गैमो ने सबसे पहली बार प्रेडिक्ट किया था कि 3 लेटर का कोड होना चाहिए, और बाद में जाकर के यही प्रूफ हुआ कि 3 लेटर का ही कोड होता। तो आंसर हो गया जॉर्ज गैमो फर्स्ट। अगेन 74 क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग क्वेश्चन में देखो क्या है। एविल क्वाड्रेट। एविल क्वाड्रेट, एविल क्वाड्रेट क्या होता है? एविल क्वाड्रेट, ये 4 कॉज बताए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया है उसके 4 मेजर रीजन बताए गए हैं। तो 4 मेजर रीजन, उन्हीं चारों को बोलते हैं एविल क्वाड्रेट। एक्सिटू कंजर्वेशन, ये क्रायो प्रिजर्वेशन का एग्जांपल है। एक्सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को जब हम दूसरी जगह ले जा करके क्या करते हैं, दूसरी जगह ले जा करके जब हम कंजर्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी चीज को लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं, तो लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करने के लिए पहले हमें उसे वहां से हटा करके दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो ये इसके साथ एग्जाम्पल होगा। लेंटेना कैमेरा, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, अमेरिकन ओरिजिन का प्लांट है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जो 10 सबसे क्रूशियल वीड्स होते हैं उनमें से एक है ये लेंटेना कैमेरा। ये अमेरिकन ओरिजिन का प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा इन्वेजन की एबिलिटी होती है। एलियन स्पीसीज एक्जोटिक स्पीसीज को कहते हैं, तो किसी दूसरी जगह से आकर के वो वहाँ के फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देते हैं। और डोडो जो है एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल है। डोडो इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है ये मॉरिशस में होते थे, अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो। तो ये मैचिंग क्वेश्चन था 74। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, ये हार्मोन से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होने वाले हार्मोन का नाम। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है, ये होगा आंसर एडीएच। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा नाम? एडीएच को हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है लेकिन पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है। ये दोनों हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो 4 में से 3 जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है और ये हाइपोथैलेमस का एडीएच वाला हो गया। 76, रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म। 76, रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। तो इसके फंक्शंस के बारे में पूछा कि इनमें से कौन कौन से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन करता है। एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन इसमें होता नहीं, तो ये होगा नहीं। सी भी करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। बाकी दोनों भी नहीं होगा, तो ए एंड सी आंसर हो जाएगा। 77, यह है कि बर्थ के समय कौन सी इम्यूनिटी होती है। तो जो बर्थ के समय इम्यूनिटी होती है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक है। और बाद में जा करके हम जब इम्यूनिटी को अक्वायर करते हैं तो अक्वायर्ड हो जाता है और वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो है ना, बर्थ के समय जो इम्यूनिटी होती है हमारी, वो इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब ही होता है सिंस बर्थ। वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होगा, हर तरह के पैथोजन के लिए एक ही जैसा रिस्पॉन्स होगा, तो उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। 78, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है गेमे बर्ड से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। गेमे जो है एक बडिंग टाइप का है, बड बनना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल।
79 फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम इज स्पेशल वीनस कनेक्शन। ये क्या करता है, किडनी एंड लोअर पार्ट को कनेक्ट करता है। कैसे, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, रीनल पोर्टल सिस्टम जो है ना, वो फिशेस में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और एम्फीबिया में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म में बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। अब फिशेस में देखो कि पोस्टीरियर पार्ट जो है, जहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्विमिंग के लिए टेल को यूज़ करते हैं फिशेस। उसी तरह स्विमिंग के लिए हाइंड लेग यूज़ होता है फ्रॉग। तो जहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ज़्यादा बनेगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली यदि हार्ट में आ जाए तो हार्ट को हार्म कर सकता है। तो वो ऐसे ऑर्गन में जाता है जहाँ पर वो हमारे बॉडी से रिमूव हो, और वो ऑर्गन क्या है, किडनी है। किडनी में वेस्ट जाके रिमूव हो जाएगा, देन ब्लड विल बी रिटर्न टू द हार्ट। हार्ट में तो उसे आना ही है, लेकिन हार्ट में जाने के पहले वो किडनी में चला जाता है ताकि वो वेस्ट को रिमूव कर सके। अब वो ह्यूमन में क्यों नहीं होता? ह्यूमन में इसलिए नहीं होता कि ह्यूमन में खाली लेग इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्म्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर है। तो ऐसा नहीं है कि किसी खास रीजन में ज़्यादा वेस्ट बनेगा जो हार्ट को हार्म कर सकता है। इसलिए ह्यूमन में, बर्ड्स में भी देखो वो एक्टिविटी किधर ज़्यादा होती है, आगे की तरफ होती है। तो फोर लिम्ब जो है वो मॉडिफाई होते हैं विंग्स में। तो बर्ड्स में और मैमल्स में, इन दोनों में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। ठीक है। 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन अगेन इकोलॉजी का क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ये तो ठीक है, ये तो होता ही है कि प्रोड्यूसर से वो सीरीज ऑफ कंज्यूमर की तरफ जाएगा, तो यूनिडायरेक्शनल वापस थोड़ी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर पर थोड़ी जाता है। एंड दूसरा स्टेटमेंट, इकोसिस्टम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये गलत। इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ को फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ को भी फॉलो करता है और सेकेंड लॉ को भी फॉलो करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। रूबिस्को एंजाइम जो होता है ना, इट इज एक्टिव ओनली इन डार्क, ये गलत है। रूबिस्को एंजाइम का काम है CO2 को फिक्स करना, है ना। वो दिन और रात कभी कर सकता है। CO2 को फिक्स करने के लिए ATP और NADPH की जरूरत है, ये दोनों अवेलेबल है तो वो कभी काम करेगा। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, नो, इट हैज मोर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यदि नहीं है तब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, ये यूनिक एंजाइम है। रूबिस्को के बारे में एक दो बात आपको और भी याद रखनी चाहिए कि रूबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है नेचर में मिलने वाला, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो CO2 और O2 दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। दूसरी जो यूनिक बात है, लेकिन रूबिस्को की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है तब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ऑक्सीजन के साथ जब वो बाइंड करता है तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वाटर का ब्रेकडाउन। तो वाटर के ब्रेकडाउन में रूबिस्को इन्वॉल्व नहीं है, ये भी नहीं होगा। एंड इट कैटलाइजेज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, ये आंसर सही है इसका 3। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ CO2, है ना। RuBP के साथ CO2 को जोड़ने का काम ये करता है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। ये तो है ही, रिस्ट्रिक्शन, ये तो मेन एंजाइम है। फिर फॉरेन DNA और वेक्टर DNA को जोड़ने में लाइगेज यूज होते हैं, आगे के दो एंजाइम ये यूज नहीं होते। DNA पॉलीमरेज जो है वो यूज होता है PCR में। तो 3 एंजाइम यूज हो गया, A, B एंड अच्छा नहीं वाला पूछा है तो C and D, आंसर हो जाएगा A। ठीक है। 83 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये PGR का क्वेश्चन।
पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, ये सही है। ऑक्सिन के अलावा जिब्रेलिन जो होता है वो भी पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। तो ये हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ, दोनों है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन भी होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी होते हैं। डी डिफ्रेंसिएशन इज प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफ्रेंसिएशन, ये स्टेटमेंट भी सही। प्लांट में 3 तरह का स्टेप होता है, पहले डिवीजन के बाद डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब जो सेल डिफ्रेंशिएट हो गए उधर से फिर डिवाइड करना है, तो फिर डिवाइड करने के लिए वो क्या होगा, डी डिफ्रेंशिएट होगा। डी डिफ्रेंशिएट होकर के वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने के बाद वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके फिर से एक बार रीडिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। एब्सिसिक एसिड इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये गलत है, ये इनिबिटर होता है। एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनिबिटर होता है। एंड एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बट, ये इनिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बट, ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर ए सही था, ए बी सही था, ए डी, ए बी, सॉरी हाँ 83 था ना, ए बी एंड सी सही है, सॉरी इसका ए आंसर सही होगा, ए बी एंड सी लास्ट के दो जो हैं ये गलत है। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए और इसको टर्मिनेट करने के लिए रो फैक्टर चाहिए। तो ये दोनों याद रखना चाहिए, सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रमोटर रीजन में होगा और रो फैक्टर जो है टर्मिनेटर रीजन में होगा। 85, फ्रॉग रिस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी, यहाँ तक का स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। फ्रॉग बक्कल कैविटी से वाटर में रिस्पायर नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा पार्ट देखो कि लैंड पर वो तीनों से रिस्पायर कर सकता है, स्किन से भी, बक्कल कैविटी से भी और लंग से भी, तीनों से रिस्पायर कर सकता है। तो इस स्टेटमेंट सही हो गया कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर। फॉल्स फॉर वाटर क्यों? क्योंकि वाटर में वो बक्कल कैविटी से रिस्पायर नहीं कर सकता, बट ट्रू फॉर लैंड, लैंड पर वो तीनों ऑर्गन को यूज कर सकता है। 86, कि ट्विंस आर born to a family that lives next door to you, the twins are of a boy and girl। तो देखो दो अलग अलग सेक्स के हैं तो आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते, वो नॉन आइडेंटिकल हो, और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को ही फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये माइक्रोब वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो नहीं होगा, ये तो केमिकल बनाने में यूज होता है, ये होगा, ये कर्ड बनाने में यूज होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फोरम, ये जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो होते हैं साइक्लोस्पोरिन, उसका सोर्स है, तो ये भी घर में नहीं बनाते। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, ये हम यूज़ कर सकते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी को बेकर सिस्ट भी बोलते हैं और ब्रूअर सिस्ट भी बोलते हैं। तो बेकरी जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, और ये जो है प्रोपोआयोनी बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया है वो स्विस चीज़ बनाने में यूज़ होता है, तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया ना। तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ए एन सी। ठीक है, पूछा, क्योंकि ये पूछा है ना कि ऑप्शन गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन किस में से पूछा गया था, चूज, सॉरी नॉट पूछा था ना, नॉट पूछा था तो नॉट का आंसर ही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन जो है वो फिर हार्मोन के बारे में है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है। तो प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया, पिट्यूटरी का इंटरमीडिएट लोग को बोलते हैं, और कैटिकॉल एमाइन हार्मोन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को बोलते हैं। तो इसमें कैटिकॉल रिंग होता है, तो एड्रिनल मेडुला का हार्मोन हो गया, तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। 89, 89, तो ये जो है ये अगेन बायोटेक का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीजन बेस्ड। तो पहला स्टेटमेंट कि द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड,
मान लो कि ये प्लाज्मिड है और यहाँ पर आपने फॉरेन डीएनए को इस प्लेस पर इंसर्ट कर दिया, तो इस प्लेस का तो जो जीन था वो काम नहीं करेगा ना, और नहीं करेगा तो उसमें ब्लू कॉलोनी कैसे अपीयर होगी? तो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज कब अपीयर होती है? ब्लू कलर की कॉलोनी अपीयर होती है जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्शन होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाला डीएनए हटा दिया और हमने फॉरेन डीएनए उसमें इंसर्ट हो गया। फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो ये वो नहीं बनाएगा ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा इसी का उल्टा है, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर, यदि ब्लू कलर विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड। ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट है कि यहाँ पर यदि डीएनए इंसर्ट हो गया तो वो कॉलोनी जो है विदाउट ब्लू कलर बनेगी। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ये दो तरह के जो ग्रोथ कर्व हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में दे रखा है आपके, कि जो दो तरह के ग्रोथ कर्व होते हैं। एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व सिग्मॉइड होता है, सिग्मॉइड शेप का। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन है, सॉरी, हाँ यही वाला इक्वेशन है, डी एन डी टी, चेंज इन पॉपुलेशन होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन। और जो दूसरा है, दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसमें ये वाला पार्ट नहीं होता, खाली डी एन डी टी अपॉन आर एन, है ना। जो दूसरा वाला ग्रोथ कर्व है, जो जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं, तो उसका इक्वेशन, ये वाला पार्ट, ब्रैकेट वाला पार्ट हटा दो तो जो बचता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का इक्वेशन। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने अ, पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने का कारण ये था कि हमने खाली आंसर नहीं बताए हैं, हमने पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन को समझने में नहीं, दूसरे क्वेश्चंस को करने में भी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।